तो भाई हम आज क्या करेंगे, आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, 11th का, अरे 11th क्लास है आपकी, ठीक है। और क्या है, सेट का चैप्टर है, ओके। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या है, एक शब्द आता है अपना, क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए आपका, क्या कलेक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 10 तक की जो गिनती है यानी काउंटिंग है, उसके जो नंबर्स हैं उनको लिखिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3, कोई भी आपका वो लिख सकता है। 10 तक हमने लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये होगी। अब इनको कैसे लिखना है, जैसे आप ये लिख दिए ऐसे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ तक, या फिर आप किसी भी तरीके से लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 यहाँ तक है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अपने पास नोटेशन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने पास कि किस तरीके की नोटेशन आएगी, ठीक है। तो हमने लिख दिए ऐसे, इस तरीके से सिंपली आपने लिख दिए, कोमा लगा के लिख दिए, ठीक है, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास के सारे बच्चे हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप हमने सारी चीज़ें बता दी ना, ये आपकी क्या होगी, ये कलेक्शन होगी। कलेक्शन का मतलब क्या है, इकट्ठा करके लिख देना किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका जो भी सभी चीज़ें आ गई। जैसे आपका अभी हमने क्या पढ़ा है कि अभी हमने जैसे यह काउंटिंग वाला था, और अभी हमने फ़िलहाल क्या बोला है कि आपके क्लास के सभी बच्चों के नाम, ठीक है। अगर उसमें से आपको, अगर उसको ऐसे इस तरीके से बोला जाए कि आपकी क्लास के सभी बॉयज़ के नाम, और उस तरीके से उसको अलग किया जाए, फिर पूछा जाए कि गर्ल्स के नाम, और उसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स के आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, इस तरीके के इकट्ठे नाम किए जाए, उनके नाम, ठीक है, टीचर्स के नाम जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, या फिर और दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, उनके अलग अलग तरीके से उनको इकट्ठा करके उनके नाम लिख दिए जाए, वो आपकी क्या होगी, कलेक्शन होगी, ठीक है। और जो इसमें आप की जो एंटिटी, इनको क्या बोलते हैं, फिलहाल आप इनसे क्या कीजिए, इनका नाम है, फिलहाल इनको आप किनसे नोट कीजिए, ये क्या है, एंटिटी, एंटिटी, ये बोलिए इनके, ठीक है। एंटिटी भी ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हैं ना एंटिटी, इनको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। कलेक्टिवली अगर इसको सबको बोले, जिसमें आपकी सभी चीज़ें आ गई, जैसे यहाँ आपकी काउंटिंग आ गई थी, ये आपके नंबर्स आ गए थे, ठीक है। वहाँ टीचर्स के नाम आ गए थे, नंबर्स आ गए थे। और यहाँ एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इधर वाला देखिए, ये जो सेकंड वाला आपका क्या है, जैसे यहाँ द रिवर्स ऑफ इंडिया है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हो गए वो आपकी क्या आ गए, रिवर्स आ गए। अगर आपको ये लिखा जाए क्या, और दूसरी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं दूसरा, जैसे इन्होंने थर्ड वाला क्या दिया है, जैसे दिया गया इन्होंने, यहाँ देखिए, दी वोवल्स इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ वोवल्स हो गए आपके ऑब्जेक्ट है। तो हमने दो जो वर्ड हैं, दो जो शब्द हैं, वो हमने पढ़ लिए, क्या है, एक तो कलेक्शन पढ़ा हमने, और ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये दोनों मीनिंग अगर आप समझ गए हो तो ठीक है भाई। मैं आशा करता हूँ कि आप ये दोनों जो शब्द हैं उनका मीनिंग आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझे तो दोबारा इसको पीछे करके आप दोबारा उन चीज़ों को, उन बातों को समझिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेट की डेफिनेशन पे पहुँचते हैं। तो उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमने क्या था 8th क्लास में, और 9th क्लास में, और 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्या था, जैसे आपने पढ़ा था क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी ना आपने। अगर आपका कोई हिंदी मीडियम का है तो प्राकृत संख्याएं, एन, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ओके। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और जेड आपका क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ फिलहाल आप क्या नहीं बोलेंगे, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि इन सेट है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सेट का कंसेप्ट को पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, जेड आपका क्या आएगा, इंटीजर्स आगे। और सबसे जो मेन अपना जो क्या था, कलेक्शन थी, किसकी थी, वो थी सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी, दोबारा फिर से सेट बोला जाता है, हालांकि इन्होंने लिख रखा है, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल सेट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब हम फिलहाल ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, है ना, ओके। ओके, तो चलिए हम अब फ़िलहाल आगे चलते हैं। हाँ,
ऐसे ही इस तरीके की और भी है, जैसे क्यू आ गया, क्यू आपका क्या है, रैशनल नंबर का जो कलेक्शन है, रेशनल नंबर की कलेक्शन है, ठीक है। और अगर क्यू पॉजिटिव कर दी जाए तो पॉजिटिव रेशनल नंबर की कलेक्शन है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन दी है क्या, ओके, ये अपनी डेफिनेशन है, ये पढ़िए। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने कलेक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कलेक्शन क्या होते हैं। अब अपना दूसरा काम क्या है कि इस शब्द को समझना, ये जो लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, ठीक है। ओके, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या भला है। तो चलिए देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये है कि आप यहाँ से क्या है, यहाँ से जैसे मान लीजिए इंडिया है अपना, ये जो देश है हमारा प्यारा भारत, अगर यहाँ से आप कहीं भी विदेश में जाएंगे, अमेरिका गए या कहीं भी फॉरेन गए, ठीक है, जहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जो चीज़ आपने डिफाइन की है वो आपकी हर जगह सेम रहे, वो क्या होता है, आपकी वेल डिफाइन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो इंडिया में भी आपकी वही रिकॉग्निशन देगा और अमेरिका में भी, और कहीं भी आप जाएंगे वहाँ भी आपकी रिकॉग्निशन देगा। आपका सिंपल शब्दों में अर्थ ये है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिस पे कोई भी दूसरा बंदा है जो उंगली नहीं उठा सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं भाई कि आप 1 से 10 तक गिनती लिखिए। अगर आपको पूछा जाए कि इंग्लिश में जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो आपकी लिखी जाती है, जो 1 2 से ये वाली, ठीक है, इसको अगर हम 10 तक लिखें तो ये आपकी कैसे लिखी जाएगी, ये ऐसे लिखी जाएगी। जब तक कि लैंग्वेज अलग नहीं होती तब तक की बात है। अगर मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज की प्रेफरेंस देता है कि इसी में लिखनी है, तब की बात है, ठीक है। तो तब आप या तो इंडिया रहिए या फिर अमेरिका रहिए या फिर किसी भी देश में चले जाइए, ये जो गिनती है 10 तक की वो ऐसे लिखी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये जो आपकी संख्या बताई है ना आपने कि 1 से 10 तक की गिनती लिखी, काउंटिंग लिखी है, तो ये आपका वेल डिफाइन हो गया, है ना। और वेल डिफाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको आप जो आपका वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक डेली लाइफ प्रॉब्लम से उठाइए। जैसे मान लीजिए A1 है, B1 है, C1 है, D1 है, ये 4 बंदे हैं, 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उनसे पूछा गया कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है। तो जैसे उन्होंने लिख दीजिए नाम, जैसे मान लीजिए ये है, बी है, रैंडमली लिख रहे हैं भाई हम वैसे ही। तो C1 ने कहा C है और D1 ने कहा D है, ठीक है। और इधर आपका कोई दूसरे बैठे हैं A2, B2, C2 और D2, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि E फेवरेट है मेरा, और इन्होंने कहा F है। सॉरी, फेवरेट की जगह नहीं लगाएंगे हम, फेवरेट नहीं, यहाँ बेस्ट एक्टर लगाएंगे। बेस्ट एक्टर, फेवरेट का तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा अपना, है ना। तो अपने को सेट में जाना है। तो बेस्ट एक्टर अगर पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर की कलेक्शन है जो, वो आपकी सेट बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो उसको देख रहे हैं हम, उसको चेक करें कि वो आपकी वेल डिफाइंड बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो सी का मान लीजिए आपका क्या आ गया, एफ जी, और डी का आपका क्या आ गया, एच आ गया, है ना। तो ये होगी मान लीजिए, ठीक है। और जहाँ क्या है, इनमें से ये कोई भी है, इनके किसी भी एक के बराबर नहीं है ना। ये कोई भी मिलान नहीं, जैसे अगर यहाँ गोविंदा है तो यहाँ भी गोविंदा नहीं मिलेगा, है ना। ये अलग अलग मान के चल रहे हम, है ना। तो ऐसा हो सकता है, अभी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि 4 बंदों की जो पसंद है पसंद के अनुसार जो बेस्ट एक्टर हैं वो कोई और हो, और इनके अनुसार कोई बेस्ट एक्टर अलग अलग हो। तो अब देखिए, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बेस्ट एक्टर की जो कलेक्शन है वो क्या होगी, देखिए, तो इस ग्रुप के अनुसार तो बेस्ट एक्टर, अगर मान लीजिए सबसे बेस्ट 4 एक्टर उठाए हमने, है ना, तो उसके अनुसार तो ये कलेक्शन आ गई, और इनके अनुसार कौन सी आ गई, ये आ गई, है ना। तो अब तो दिक्कत होगी ना। वेल डिफाइंड में हमने क्या क्या देखा था कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, है ना, जो कहीं भी जाओ आप नहीं बदले, लेकिन ये तो यहीं बैठे बैठे बदल गया, है ना। इनके अनुसार तो बेस्ट एक्टर कोई और है और इनके अनुसार बेस्ट एक्टर कोई और है। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम आप बिल्कुल देख लेना, क्या 20 या 40 आपकी क्लास के ही स्टूडेंट से आप आपस में मिलके देख लेना कि ये आपकी कहाँ तक बात सही है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप क्या करें, अगर आप अगर आप क्या करें, और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया, चलिए पहले इसको रेफर कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पूछते हैं कि आपने अपनी जो स्कूल है उसमें से
क्या कीजिए, उसमें से 5 सबसे इंटेलिजेंट टीचर उठाइए, है ना। तो क्या करेंगे आप, आपकी क्लास के अनुसार तो कोई और 5 टीचर मिल जाएंगे अलग, और दूसरी क्लास के अनुसार कोई और 5 टीचर अलग मिल जाएंगे, और तीसरी क्लास अगर उठाओगे कोई भी दूसरी, इसे थर्ड वाली, तो उसके अनुसार कोई और मिल जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है ना। तो ये आपका जो कलेक्शन है उसकी इंटेलिजेंट टीचर्स की, वो भी आपकी क्या नहीं बनाती, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनाती। अगर आप ये पूछेंगे कि, और दूसरी बात अगर यहीं से उठाइए वेल डिफाइन के लिए, अगर आप पूछेंगे कि क्या पिछले 3 सालों में, आपके स्कूल के प्रिंसिपल की लिस्ट बनाइए, तो अगर आप किससे बनाएंगे, अगर आप एक क्लास से बनवाएंगे, जैसे मान लीजिए एट्थ क्लास बना रही है इसकी लिस्ट पिछले प्रीवियस प्रिंसिपल की, है ना, तो उसकी भी सेम होएगी, 9th की भी सेम होएगी, और 10th की भी सेम होएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ये अलग बना देगा, ये अलग बना देगा और ये अलग बना देगा प्रिंसिपल की, क्योंकि प्रिंसिपल एक है भाई, और वो बदलेंगे तो वही लिस्ट रहेगी उनकी, है ना। तो ये था आपका वेल डिफाइंड में और जो नॉट वेल डिफाइंड वाले कलेक्शन है, ठीक है। तो अब दूसरी बात आती है कि क्या ये अपनी डेफिनेशन है वो कहाँ तक सही है, ठीक है। तो हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ, इसमें थोड़ी ही हमारी कमी है, हालांकि जो 11th की क्लास की बुक है उसमें सभी में आपकी डेफिनेशन यही मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कैसे, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ कि आप बनाइए, क्या एक कलेक्शन लीजिए किसकी, सेट ऑफ वोवल्स की, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपने इसका सेट बना लिया। जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दिया, ये ए है, ठीक है, ओके। तो दूसरा सेट मैंने मान लीजिए, जैसे ये मैंने लिख दिया ए, ई, आई, ओ, यू, और एक और बार मैंने लिख दिया ई, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन के अनुसार तो ये दो जो कलेक्शन है ये आपकी अलग अलग सेट हो गई। क्यों, ई भी है और ई भी है, और इसमें ई मैंने 2 बार लिख दिया। क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एक एलिमेंट है जो आपका दोबारा आना चाहिए, है ना। क्या इसने कहीं लिखा है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हालांकि यह आपका अंडरस्टूड नहीं होता इस चीज़ में, वेल डिफाइंड में इस बात का जिक्र नहीं आता कि एक एलिमेंट है वो दोबारा नहीं आ सकता, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन के बीच में, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। हालांकि ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर 11th में आपको यही बात अंडरस्टूड मानी जाती है कि क्या जो आपके सेकंड एलिमेंट है, और सॉरी आपके कोई भी एलिमेंट है वो आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए, वो आपकी इसी डेफिनेशन में कंटेन होती है। हालांकि ये बात ध्यान में रखना कि वो वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आता, वेल डिफाइंड के अकॉर्डिंग नहीं आता, ठीक है। कौन सी बात, रिपीटिंग एलिमेंट की बात, ओके। तो अगर आपको इसको बेहतर तरीके से बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बात आती है, जैसे मान लीजिए ये ए आ गया, इसके जो ये मेंबर हैं इन क्या बोला जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर उसको क्या बोला जाता है, पहला तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ही हो गया, है ना, और दूसरा आपका क्या हो गया, मेंबर, इसको क्या बोला जाता है, मेंबर। ये जो दिख रहे हैं आपके ए, आई, ओ, यू, है ना। और तीसरा आपको क्या बोला जाता है, इनको एलिमेंट भी बोला जाता है। मोस्टली आपका क्या यूज होएगा, एलिमेंट यूज होएगा, है ना। और अगर हम ये दिखाएं, ये एक लाइन आती है आपकी, जैसे मान लीजिए ए है, ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। अब देखिए क्या होता है, कन्वेंशन होती है, कुछ नियम है इनके, क्या है कि कोई भी सेट है वो आपका किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ना, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ठीक है। और दूसरा क्या आता है, इसके जो एलिमेंट हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके किसी भी तरीके के हो सकते हैं, है ना, ओके। तो जैसे आपके यहाँ तो क्या था, ये आपके वोवल आ गए। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि 10 तक के सभी ओड नेचुरल नंबर लिखिए, तो ओड नेचुरल नंबर आपके क्या आ जाएंगे, जैसे कौन सा आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, इसमें आपकी क्या आएगी, इसमें आपकी काउंटिंग आ गई, है ना, नंबर्स आ गए, है ना। तो देखिए जो एलिमेंट आपके वो अलग अलग तरीके के आ गए, लेकिन अगर इसको आप डिनोट कर सकते हैं बी से या सी से या डी से, जो भी आपकी है ना, ओके। तो क्या हो गया अपना, क्या चीज़ रहेगी अपनी,
सेट हमने देख लिया कि किस से डिनोट कहते हैं, कैपिटल लेटर से। और इसके मेंबर आ गए, मेंबर इसके आपके कोई भी हो सकते हैं। तो और क्या करेंगे हम, तो चलिए पहले इसको रफल कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया था, ए लिया था, ए हमारा क्या था, AEIOU था। तो अगर मैं लिखूँ कि ए इज ए मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, या फिर ऑब्जेक्ट है किसका, ए का, कैपिटल ए का, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्टकट तरीके से ऐसे लिखते हैं, ए, ये जो साइन है आपका वो किसका है, ये आपका एप्सिलॉन का, इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग टू ए। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है जो मतलब होता है किस लाइन का, इस लाइन का, ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। ओके, या तो ये लाइन लिखिए या फिर ये लाइन लिखिए, आपकी दोनों सेम मीनिंग देंगी, ठीक है। ओके, और इसका जो अगर कॉन्ट्राडिक्शन में या इसका नेगेटिव में देना है तो आप क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर इसमें ये कहें कि वन है, क्या वन से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या जो वन है इसका मेंबर है या नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, वन डज नॉट बिलोंग टू ए। और अगर आपसे पूछा जाए जैसे, और टी से पूछा जाए, टी क्या ए में आता है, ये भी आपका इसमें नहीं आता है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्या इसमें आता है, तो ए आपका बिल्कुल आता है किसमें, सेट ए में आता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और आपकी क्या हो जाएगी, और दूसरी बात आपकी क्या है कि अब हम क्या करेंगे, हम सेट की जो टाइप्स हैं या मेथड हैं उनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से लिखे जाते हैं। चलिए, तो सेट को लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट आपकी क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बोल देते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो एग्जाम्पल हमने जो बेसिक उठाया था, जो शुरुआत से उठा के चल रहे हैं, ए, वो आपका क्या है, जैसे AEIOU ये था, ये तो आपके क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाला है, या फिर टेबुलर, इसको क्या बोलते हैं, इनको ब्रेसिस बोलते हैं, या फिर ब्रेसिस। और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में इसको किसके अंदर डाला जाता है, इससे आपको क्लोज किया जाता है। ये जो एलिमेंट लिखी थी और ये क्लोज किससे कर दिए, ब्रेसिस से कर दिए, या फिर इसको क्या बोला जाता है, करली ब्रैकेट, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, सेट के सभी एलिमेंट को उठा के यहाँ रख दिया, हर एक एलिमेंट को यहाँ लिख दिया। ये आपकी क्या कहलाती है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म कहलाती है ना। ओके, तो अब इसको हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, तरीका आपका क्या है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो जनरल फॉर्म आपकी क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट ऐसा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, या जो भी आप वेरिएबल लिखना चाहें। वेरिएबल के बारे में आप समझते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल लिख लीजिए, कोई भी ए बी सी जो भी आपकी मर्जी है, यहाँ जरूरी नहीं है कि एक्स ही आए, एक्स सच दैट, ये किसका सिंबल है, ये क्या आपका सच दैट का सिंबल है ना। या फिर आप कोलन लगा दीजिए, कोलन, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हैं, सच दैट के सिंबल हैं। सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी, सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। अब इस लाइन को समझते हैं। इस लाइन को समझने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए एक मिनट रुकिए। तो जैसे ऊपर का था, ऊपर का जो अपना सेट है उसको लिखते हैं, क्या आएगा, ए, इसको लिखिए एक्स, सच दैट एक्स कैसा है, एक्स इज ए वोवल ऑफ इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, सभी को पता है भी, एक्स के हमने क्या दे दिया, एक्स है, एक्स कैसा है, एक्स की प्रॉपर्टी बता दी कि क्या है,
वो किसका है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है। तो आप सभी को लिखिए, आप सभी को पता है कि क्या है, शुरुआत वाला जो सबसे पहला है वो वोवल क्या है, ए है। उसके बाद फिर क्या आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। और दूसरी बात एक हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको क्रम में ही लिखें, है ना, कि सीक्वेंस में ही लिखें कि ए के बाद ई आएगा या ओ आएगा या जो भी है आपका, वो सभी मैटर नहीं करता। आपका सेट में आपकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि जो एलिमेंट है, मेंबर है, वो आपके सीक्वेंस में किस तरीके से लिखे गए हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो सेट आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, ये भी सेट आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए यू ई ओ और आपका क्या रह जाएगा, आई। ये सेट आपका दोनों क्या है, ये आपके बराबर हैं, इसमें सीक्वेंस आपकी मायने नहीं रखती। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, जैसे प्रॉपर्टी के अनुसार आप क्या है और कौन से हैं, जैसे एन है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वो आपका बन गया प्रॉपर्टी है भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। उसके पास प्रॉपर्टी है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इसको सभी के सभी एलिमेंट को लिख सकते हैं 1 से लेकर 2 3 एंड सो ऑन और इन्फिनिटी तक लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं लिख सकते ना आप। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ आर लिस्टेड, ये पढ़ लिया हमने, और इसको ब्रेसेज में डाला जाता है, ब्रेसेज में एनक्लोज किया जाता है उसको, ठीक है। द सेट ऑफ आर नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय, ये भी लिख दिया हमने। और देखते हैं क्या है, अच्छा यहाँ तो खत्म हो गया। हाँ यह देखिए ये बात यहाँ कही हुई है कि इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब है कि वो आपके मायने नहीं रखते, उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, महत्वहीन है। जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, महत्वहीन है, इसका मतलब हमने बता दिया है। और दोबारा आप देख लीजिए इसका मतलब, जैसे मान लीजिए 1 3 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम ही सेट हो जाएंगे। द सेट ऑफ ऑल वावल, ये भी हमने पढ़ लिया। इट मे बी नोटिसरी वाइल राइटिंग द सेट इन ऑर्डर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, ऑल द एलिमेंट आर टेकन डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अच्छा ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये इन्होंने देखो नोट ही दे दिया भैया, ठीक है, कि यहाँ कि आपका जो एलिमेंट लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म में वो आपके जनरली सामान्य तौर से रिपीट नहीं किए जाते। द ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग एलिमेंट इज हैज़ नो रिलेवेंस, ओके, ये भी हमने पढ़ लिया। इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट possesses a single common property which is not possessed by an element outside the set, for example, ये हमने पढ़ लिया, जैसे ये भी हम पढ़ के आए हैं। It may be observed that we describe the element of a set by single element x, any symbol like other y z etc could be used। अच्छा ये भी हमने बता दिया है। और क्या है आपका, if we denote the set a in b c above in roster form a by b c respectively, a b c can be represented in a set builder form as follows, ये लिख दिया है। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्या है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखना है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में यानी उसके सारे के सारे एलिमेंट अपने को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी आपकी। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, सोल्व करना आता है ना, नहीं सोल्व करना आता तो देख लीजिए। आपका जो इधर वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, इसको इधर लिखिए, और ये जो आपकी एक्स वाली वैल्यू है ना, इसके कोएफिशिएंट इधर आपका क्या है 1 है ना, तो 1 लिखिए, ठीक है। तो 2 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए कि उसकी जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी 2 आए, और उनको अगर जोड़ें तो आपकी जो वैल्यू आपकी क्या आए, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1, ठीक है। अगर मैं इसको क्या लगा दूं, यहाँ देखिए आपका यहाँ प्लस है ना, तो प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस इधर रख दूं मैं और माइनस इधर रख दूं, ठीक है, यहाँ भी माइनस की आनी चाहिए, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये तो आपकी -2 मल्टीप्लिकेशन आ गई, और इनको जोड़ेंगे तो -2 प्लस 1, तो आप सॉरी ये तो प्लस है आपका, ये माइनस का 1 है, तो आपकी जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, +1 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से आ गया। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे, आपके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2, है ना, ये हो जाएंगे। तो ये आगे आपके क्या बनेंगे 1 एंड -2 बन जाएंगे।
ओके, तो ये आपके जो सॉल्यूशन आ गया। और सॉल्यूशन को सेट को आप क्या लिख सकते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे 1 एंड -2, इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। राइट द सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 है इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, तो लिखिए, चलो इसको लिखते हैं। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि वो 1 से स्टार्ट होएगा, 1 से 2 तक, 3 तक, ठीक है, ऐसे इस तरीके से चलता जाएगा अपना। एंड क्या है आपका, हुज स्क्वायर इज लेस देन 40। ओके, तो लिखिए, जैसे मान लीजिए हम चेक कीजिए, 1 है, 1 का स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, लेस देन 40 है। ओके, और 2 का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी आपका लेस देन 40 है ना। मैं यहाँ आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, हालांकि सबको पता है, आप आसानी से कर सकते हैं कि क्या आएगा, 6 तक का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर आपका क्या है, वो आपका क्या बनेगा, 36 बनेगा। और 36 आपका किससे लेस है, 40 से लेस है ना। अगर आप 7 लेंगे, 7 है जो, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, 49 आ जाएगा, वो आपका ग्रेटर देन 40 हो जाएगा, है ना। तो इसमें कहाँ तक के नेचुरल नंबर आएंगे, 6 तक के नेचुरल नंबर आएंगे, 1 2 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ तक का आपका काम हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, दी रिक्वायर्ड नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये तो सोल्यूशन हमने कर लिया। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। दी सेट, राइट दी सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको सेट दिया मिलेगा। सेट आपने, इन्होंने क्या दिया है, 1 4 9 एंड सो ऑन तक दिया है, आगे आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी क्या है, 1 क्या है, 1 2, जो 4 आपका किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 है वो आपका किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। आगे इन्होंने लिखा दिया हुआ 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अपने को पता लग गया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए है सच दैट एक्स लिख दिया ना, एक्स वो मेंबर है, एक्स के पास क्या प्रॉपर्टी है, एक्स के पास प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज दी स्क्वायर। ये जो मेंबर आपके, ये जो मेंबर है वो किसके स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये आपकी प्रॉपर्टी होगी सिंपली। और दूसरे तरीके से आप कह लिख सकते हैं कि x सच दैट इक्वल टू नहीं है भाई, x इज इक्वल टू किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर है, वेयर एन इज, लिखेंगे वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके ओके, एग्जाम्पल 5, राइट द सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए लिखते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 में आपका क्या है, 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन तक, कहाँ तक है, 6/7। अब देखिए आपको क्या है, आपको पैटर्न दिखना चाहिए, कोई एक सेम पैटर्न। जैसे मान लीजिए इनके बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अगर n लिखते हैं n+1, ये बन गया आपकी। तो यहाँ लिख दीजिए a है x आपका क्या है, सच दैट x इज इक्वल टू किसके बराबर है, n ओवर में n+1। और n आपका क्या है, वेयर लिखेंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना, यहाँ से शुरू होके। और n आपका किससे कम रहना चाहिए, देखिए n आपका किससे कम है, या तो आप 7 से स्ट्रिक्ट कम लिखिए, या फिर n आपका क्या है, एंड, या लिखिए एंड n लेस देन इक्वल टू 6, या फिर n लेस देन 7, आप जो भी मर्जी है लिख सकते हैं। n लेस देन इक्वल टू 6 लिख दिया हमने, नेचुरल नंबर हमने लिख दिया, नेचुरल नंबर लिख दिया तो ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप नेचुरल नंबर ना लिखें ना, तो n को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तब भी आपका काम हो जाएगा, जैसे इन्होंने दे रखा है सॉल्यूशन में। ओके, एग्जाम्पल 5 लेते हैं हम। एग्जाम्पल 5 क्या है, मेक ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म
विद दी सेम सेट ऑन द राइट साइड प्रिस्क्राइब्ड इन दी सेटबिलिटी फॉर्म। ओके, हमको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। ये क्या है, PRINCAL, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। ओके, ये बात अपनी नहीं है। एक्स इज इंटीजर एंड एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये इधर से देखिए, अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें, सी राइट साइड वाली को, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये आपका 0 इधर है, तो ये किससे मिलान करेगा, ये सी से मिलान करेगा। ये बात अपनी होगी पहली वाली। ओके, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 18, तो ये आ गया फर्स्ट वाले का, यहाँ से मिलान हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3, इसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो इसके आ जाएंगे 3 एंड माइनस 3, 3 एंड माइनस 3 किसके बराबर हो गए यहाँ, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये बच गया आपका क्या, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ मेल हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार यहाँ मेल हो गया आपका। ओके, तो क्या करेंगे हम, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, हमको बताना है कि इनमें से सेट कौन से बनेंगे। द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से लेटर शुरू होने वाले जो किसके हैं, पूरे मंथ पूरे ईयर के कौन कौन से हैं, शुरुआत से बताइए आप। जनवरी आ गया ना, जनवरी का मैं जे ए लिखता हूँ, ठीक है। जनवरी आ गया, क्या आ गया, फरवरी, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद क्या आ गया, जून आ गया, जुलाई, अरे जुलाई भी दो साथ ही, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त नहीं आता ना, अगस्त में ये आता है, ठीक है, जैसे तो ना स्टार्ट होता वो, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ गया आपने, बस यही थे तीन का सेट आ गया आपका। या लिख सकते हैं आप जनवरी, ठीक है, जुलाई, या फिर अरे जून वाला रह गया ना अपना। ओके, हाँ, ये आगे 3 आपके सेट बनेंगे, वो बिल्कुल आपके सेट बनेंगे, फिक्स है आपके। ओके, वेल डिफाइन है ये। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ओके, ये अपनी बात आ गई भाई। अगर आपसे किसी से पूछा जाए, आप क्या कीजिए, 100 बंदों के इकट्ठा कीजिए, उनसे पूछिए कि बेस्ट जो टैलेंटेड राइटर हैं वो इंडिया के कौन कौन से हैं। किसी के अनुसार कोई होएगा, हालांकि वो 10 लिस्ट तो आपको दे देंगे, लेकिन उनकी सबकी अलग अलग होगी। हर मान लीजिए जैसे 100 का ग्रुप बना लिया आपने, 100 के ग्रुप से लिखवाइए कि जो 10 बेस्ट टैलेंटेड राइटर हैं वो लिख दीजिए, और 100 का अलग से बनाइए। तो पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, 90%, 100% चांस उसके यही है कि वो अलग अलग राइटर के नाम बताएंगे, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट टैलेंटेड की, और दूसरी बात क्या है, देखिए मोस्ट टैलेंटेड की अपने पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि किससे आप टैलेंटेड माना जाएगा, किसे टैलेंटेड माना जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में टैलेंटेड है उसको माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट में टैलेंटेड हो, दूसरे में नहीं हो, तो उसको हम क्या टैलेंटेड कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो उसका क्राइटेरिया है नहीं, जिस चीज़ का क्राइटेरिया नहीं है ना, जिस चीज़ का कोई डिफाइन ही नहीं है, उसको हम वेल डिफाइंड में नहीं रख सकते। तो सेकंड वाला आपका नहीं बनेगा, ये आपका सेट नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए लिखते हैं ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपका जो सेट, ये भी आपका जो कलेक्शन है वो भी आपकी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट है जो बैट्समैन है वो, उसको भी डिफाइन करने के लिए अपने पास कोई भी तरीका नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो सीरीज में से एक टाइम पे जो लिस्ट बनाते हैं, जैसे बैट्समैन की लिस्ट बनाते हैं ना कि 2018 में, 2019 में, 2020 में कौन कौन से बैट्समैन जो फर्स्ट पे थे, अगर उनको रैंकिंग के हिसाब से उठाया जाए तो तब तो आप लिस्ट उसकी बना सकते हैं। अदरवाइज आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बेस्ट बैट्समैन को निर्धारित करें, ये बिना क्राइटेरिया के कभी नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए जाए, देखिए यहाँ भी आपको समझना क्या बात ज़रूरी है, जो मेन इम्पोर्टेंट बात आपकी ज़रूरी है समझना यहाँ क्या है। जैसे ये एग्जांपल आप ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, 10 टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके कलेक्शन बनेगी, उनको सेट बताइए बनेगा नहीं बनेगा। अगर आपसे जनरली ऐसा पूछा जाए तो ये आपका सेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर क्या है
कि अगर क्राइटेरिया ये रख दिया जाए कि जिसके 90% से ऊपर नंबर है वो इंटेलिजेंट माना जाएगा, तब आपका क्या बनेगा, तब आपका वो सेट है जो कलेक्शन है जो आपकी, वो आपकी बिल्कुल सेट बन जाएगी। क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया लगा दिया वो परसेंटेज का लगा दिया, और परसेंटेज का क्राइटेरिया वो आपका वेल डिफाइन है, परसेंटेज में आपका कोई संदेह या डाउट आपका नहीं आएगा, तब वो आपका सेट बन सकता है और बनेगा भी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बढ़िया क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे कोई हमारा डाउट न हो। तो आपका फर्स्ट वाला सेट बन गया, सेकंड वाला आपका नहीं बनेगा, थर्ड वाला भी आपका नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में या तो कितने हो सकते हैं बच्चे, सेट हो सकते हैं 70 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा आपकी एक कोई ना कोई फिक्स नंबर ही होएगा, नेचुरल नंबर ही होएगा, है ना। तो भी आपकी क्या है वो सेट बनेगा आपका कलेक्शन में। उसमें आपका फिक्स नंबर ये पता लगेगा कि एक टाइम के बाद कहीं तो ख़त्म होएगी ना वो 200 300, ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत ही बंदे हैं, है ना। तो ये आपका सेट बन जाएगा फोर्थ वाला। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी आपका वेल डिफाइंड है, ये भी आपका सेट बन जाएगा, बनेगा ना। ये तो हम अभी करते आ रहे हैं ऊपर से, कितनी देर हो गई। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये देखिए ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी जो नोवेल लिखे हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके फिक्स ही तो हैं, हर एक का नाम है और हर एक की काउंटिंग है। एटलीस्ट जितने भी लिखे हैं उन्हें 20-30 जितने भी लिखे हैं, कम से कम एक समय के बाद उनकी जो काउंटिंग है वो ख़त्म ही हो जाएगी ना। जितने भी 20-30-40-50 60 जितने भी लिखे हैं उन एक टाइम के बाद उसकी जो संख्या वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये आपके क्या है वेल डिफाइन है, और ये जो कलेक्शन आपकी वो आपकी सेट बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी आपकी जो कलेक्शन है वो बनेगी, क्योंकि इवन इंटीजर सभी को पता है, इवन इंटीजर का नाम आते ही आपकी कहाँ से शुरू होगी, 2 4 6 एंड सो ऑन चलती जाएगी। ये आपकी कलेक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ, अरे क्या हो गया, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ऑफ कोर्स ये जो कलेक्शन है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी जो सेट, उनकी जो कलेक्शन बनाएंगे वो आपकी सेट बनेगी या नहीं बनेगी, वो बिल्कुल आपकी सेट बनेगी। क्योंकि इसमें क्या आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कितने पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें लिखे हुए हैं 4, अभी तो 4 ही दिख रहे हैं ना अपने को, तो मान लीजिए हम 4 ही देखते हैं कि 4 क्वेश्चन है इसमें, तो 4 आपकी फिक्स है, फिक्स वैल्यू है ना। अगर आपकी पार्ट के बारे में पार्ट्स को भी काउंट किया जाए तो आपकी थोड़ी ज़्यादा और वैल्यू हो जाएगी, तो आपका जो सेट है वो आपकी ज़रूर बनेगी। ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल की आपकी, मोस्ट डेंजरस का जो कॉन्सेप्ट आपका वो आपका वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि डेंजर से आप क्या भी कर सकते हैं एनिमल, कोई कह सकता है शेर, है ना, लाइन, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आएगा लाइन, लेकिन किसी के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि एक सांप है कोबरा, या फिर एक और सांप है जिसके 1 ग्राम जहर से, वेनम से क्या है 1000 लोगों की जान जा सकती है तुरंत की तुरंत, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर, है ना। तो वो भी तो आपका एनिमल किंगडम में आता है, तो वो भी आपका खतरनाक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफाइन नहीं है क्या, मोस्ट डेंजरस जो चीज़ है वो आपकी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये जो सेट आपका वो आपका नहीं बनेगा, कलेक्शन जो सॉरी आपकी वो आपकी सेट नहीं बनेगी। ओके, तो सेकंड पे चलते हैं। लेट ए आपका सेट दिया गया 1 to 6, इंसर्ट दी अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग टू। आपको पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा आपको क्या पढ़ना है, ये आपका बिलोंग टू सिंबल है और ये आपका डज नॉट बिलोंग टू सिंबल है। ओके, तो चलिए देखते हैं। 5 आपका यहाँ क्या आएगा, 5 और ए के बीच में 5 आपका, देखिए इसमें है क्या 5 है ना, तो इसमें क्या आएगा बिलोंग आएगा, है ना, बिलोंग टू ए। 8 आपका 8 क्या ए में है नहीं है ना, तो आपका क्या आ जाएगा ये वाला सिंबल आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 क्या है आपका 0 ए में है नहीं है ना, तो आपका डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। फिर देखिए 4 आपका क्या ए में है नहीं है ना, सही है सॉरी, तो आपका क्या आ जाएगा बिलोंग टू का आ जाएगा, ए आ जाएगा। 2 भी आपका है और 10 आपका नहीं है, तो 10 में आपका क्या जाएगा डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। ये तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। राइट डाउन दी फॉलोइंग सेट इन दी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना अपने को, यानी किसमें डिस्क्रिप्टिव में लिखना, ठीक है। ओके चलिए लिखते हैं इसको। एक्स इज एन इंटीजर एंड सच दैट, ऐसी वैल्यू उसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है, तो लिखिए फर्स्ट लिखता हूँ मैं थर्ड का, जो फर्स्ट आपका वो क्या आ जाएगा, वो क्या बनेगा -3, एक तो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आपका कहाँ तक चलेगा वो 7 तक चलेगा। इस तरीके से
ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सेकंड आपका क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। अब देखिए इन्होंने लिखा है लेस देन का मतलब है हमें 6 तक नहीं पहुंचना है। तो आपकी क्या बनेगी, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 4 आएगा आपका, और यही बनेगा। आपको देखिए ध्यान में रखना है कि 6 नहीं लेना है, उसने बोला है लेस देन 6। थर्ड आपका क्या बनेगा, थर्ड आपका एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ओके, एक्स आपका इंटीजर है और किससे, हाफ से तो ग्रेटर है, और 9/2 से हाफ से ग्रेटर का जो इंटीजर है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फर्स्ट 1 आएगा, और आपका कहाँ तक चलेगा, ये 4 तक चलेगा। अगर 5 उठा दिया, अगर 5 इसके अंदर आ गया कैसे, तो 5 इसका क्या किससे बड़ा हो जाएगा, वो 9/2 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमको नहीं लेना है। तो यहाँ तक आपका सेट बनेगा। एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके, एक्स आपका इंटीजर है और क्या से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन, देखिए यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लीजिए। तो अपन को क्या करना है, एक्स स्क्वायर -4 है वो लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर, ऐसे ये इक्वेशन को सोल्व करना है। और ये किससे सोल्व होगी, x - 2 और x + 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा, x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 है, x लेस देन इक्वल टू किससे है, 2 से है। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2 है। तो यानी -2 से लेके और आपका 2 तक आएगा, -2 -1 0 1 ये आ जाएगा। ये अगर ये इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इससे आपका ये आ जाएगा, पहली इक्वेशन से आपका ये आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन से आपका ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। तो ये आपका सेट बन गया। ओके, तो और क्या है आपका, डी है फोर्थ, एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड लॉयल। जस्ट आपको लिखना है LOYAL। आप इसके जो सीक्वेंस है नंबर्स की, सॉरी लेटर्स की, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनका बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेट आपका फिर भी ये वही रहेगा, सेम ही रहेगा। ई आपका क्या है, एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 3 डेज, अरे क्या है 31 डेज। ओके, तो अपने को क्या करना है, साल के हमको वो मंथ उठाने हैं जिनके पास 31 डेज नहीं है, जो 31 दिनों के नहीं है। तो चलिए उठाते हैं, क्या है फर्स्ट वाला जनवरी, जनवरी की कितने हैं होते हैं ना, जनवरी के पास 31 दिन होते हैं, तो जनवरी तो अपना कट गया। उसके बाद फरवरी है ना, फरवरी आ गया अपना। उसके बाद मार्च में 31 दिन होते हैं, तो ये वाला कट गया। मार्च अप्रैल में 30 दिन होते हैं, वो अपना आएगा। अप्रैल मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जून वाला लिख देते हैं। जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं ना। क्या क्या देख लिया हमने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक पहुंच गए। जुलाई में भी होते हैं ना, जुलाई कटेगा। अगस्त भी कटेगा, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, है ना। और उसके बाद क्या देगा, सितंबर आपका आएगा। सितंबर के बाद आपका क्या आएगा, अक्टूबर है ना। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं ना। तो नवंबर, ये तो आपका कट जाएगा अक्टूबर, नवंबर आपका आएगा। दिसंबर आपका क्या आ जाएगा, चला जाएगा, यानी सेट में नहीं आएगा, चला जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो हमने मंथ बोले हैं वो आपके इस सेट में आ जाएंगे। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। ओके, तो चलिए देख क्या है, एफ का क्या है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। अब अपने को क्या करना है, वो कॉन्सोनेंट उठाने हैं जो के से पहले के हैं, कॉन्सोनेंट उठाने हैं, और शुरुआत करिए ए से। ए है, ए आपका क्या है, वोवल है, वो आपका कटेगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट उठाने हैं। बी आपका आ जाएगा, बी आएगा आपका, सी डी ई, ये आपका नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, जी एच आई नहीं आएगा आपका, आई, और के भी नहीं आएगा, जी एच आई जे आएगा, कि आपका वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके सेट बन गए, क्योंकि के से प्रीसीडिंग वाले लेने हैं, पहले वाले नहीं कि के। ओके, तो ये इस तरीके से आपके सेट बनेंगे। मैच ईच ऑफ द
सेट ऑन द लेफ्ट, अच्छा मैचिंग करनी है अपने को, चलिए करते हैं। 1 2 3, यहाँ देखिए आपकी प्रॉपर्टी वाले में देखिए, यहाँ इधर राइट वाले की साइड देखिए, आपको उधर वाले आसानी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म में मिलाने में आसानी हो जाएगी। एक्स इज ए प्राइम एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, तो ये आ गया सिंपली, है ना, डायरेक्ट इससे हो जाएगा। एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये आ गया। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये आ गया आपका। एक्स इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये आ गया आपका। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। आपकी क्या है, आर्टिकल 1.2 तक ख़त्म हो गया और इसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। थैंक